कक्षा 11 गणित चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। आज हम आपको कराएंगे विविध प्रश्नावली। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 करा चुके हैं। अगर आपको विविध प्रश्नावली अच्छे से करनी है तो इसका फुल बेसिक कंसेप्ट और पीछे वाली जो प्रश्नावली हमने कराई हैं उसको आप कर लें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है, संबंध इतने द्वारा परिभाषित है। एक एफ संबंध है और दूसरा जो संबंध है वो जी है। ठीक है, और ये एफ और जी संबंध में क्या है, एफ तो एक फलन है लेकिन जी फलन नहीं है। यानी संबंध तो दोनों हैं लेकिन दोनों संबंध जो फलन नहीं है। तो हम जानते हैं कि समुच्चय एक ए हो और दूसरा समुच्चय बी हो, और समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट की समुच्चय बी में यूनिक इमेज बनती है। यूनिक का मतलब एक ही इमेज बनती है, दो इमेज नहीं बनती। जैसे मान लीजिए दो है, दो की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 बन जाए और 6 बन जाए, यानी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर एक अलग अलग इमेज बन रही है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए पहला वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पे 0 से 3 के लिए, ये पहला फंक्शन किसके लिए, 0 से 3 के लिए। आप 0 से 3 के बीच में रखेंगे कोई भी नंबर तो वो बिल्कुल निश्चित और यूनिक ही आएगा। इसी प्रकार से ये वाला जो है 3 से 10 के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 रखने पे इसमें जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, और यहाँ पे 3 रखने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि 3 रखने पे 9 ही प्राप्त हो रहा, अलग अलग प्राप्त नहीं हो रहा। तो पहले वाला क्या है, x के प्रत्येक मान के लिए f(x) का जो एक निश्चित और यूनिक मान प्राप्त हो रहा है, अतः ये क्या है, फलन है। जबकि देखिए संबंध जो दूसरा हमें दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखिए यहाँ पे अगर दो इस वाले फंक्शन में रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और इस वाले फंक्शन में नीचे 2 रखते हैं तो 2 3 × 2 इजिकल टू आ रहा है 6। तो यानी 2 के लिए 4 भी इमेज बन रही है और 6 भी इमेज बन रही है। तो एक एलिमेंट क्या है यहाँ पर देखिए 2, और इधर इमेज क्या बन रही है इसकी, 4 और 6। यानी 2 की जो इमेज है वो 4 और 6 बन रही है। यानी अभी अब 2 की जो इमेज है वो यूनिक इमेज नहीं बन रही। ठीक है, इसलिए जो जी है, जी संबंध जो है वो एक फलन नहीं है, क्योंकि यूनिक इमेज बनना जरूरी है। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे करना है ये भी तरीका मैं बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आपको करना तो इस तरह करेंगे। तो पहला देखिए फंक्शन ये है, पहले आप ये एक्स के स्थान पे 0 से 3 तक हमने रखा, देखिए तो ये आए एलिमेंट। उसके बाद 3 से लेके 10 तक हमने रखा तो ये एलिमेंट आ गए। एक्स का मतलब ये है जो हमने एक्स के स्थान पर रखे हैं वो हमने 1 से लेकर 10 तक रखे, और बाई जो 16 होके आया वो क्या आया, 1 4 5 इस तरह 16 होके आया। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट की बिल्कुल यूनिक इमेज बन रही है, यानी अलग अलग इमेज बन रही है। तो हम क्या कहेंगे, समुच्चय एक्स के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बाई में यूनिक, यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय इमेज बन रही है, अतः एफ क्या है, एक फलन है। इसी तरह से जो दूसरा वाला फंक्शन है जी वाला, उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम। एक्स के स्थान पे हम ये रखेंगे 1 2 3 4 5 और उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 की जो इमेज है वो 4 और 6 बन रही है। यानी पहले वाले फंक्शन में 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, जबकि दूसरे वाले फंक्शन में हम 2 रख रहे हैं तो वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, समुच्चय एक्स के अवयव 2 की समुच्चय बाई में इमेज 4 व 6 बन रही है, यानी 2 इमेज बन रही है। जबकि कितनी बननी चाहिए, केवल एक बननी चाहिए जो यूनिक नहीं है, अतः संबंध जी जो है वो फलन नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में करना होगा तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे, आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, एफ एक्स हमें दे रखा है ये, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आराम से कर सकते हैं, मैं फिर भी इसको करा रहा हूँ। कैसे करना, पहले तो जो फंक्शन है उसको नोट कर लीजिए। अब एक्स के प्लेस पर जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो निकाल रख लीजिए। तो पहले दे रखा हमें 1.1, तो 1.1 रख देते हैं। देखिए 1.1, अब चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दिया। एक 11 का वर्ग होता है 121, और पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 2 के बाद, यानी कि यहाँ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ रखेंगे, इसमें एक्स के स्थान पर रखेंगे 1, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे हम f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। f 1.1 की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली है 1.21, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की जो वैल्यू है वो 1 है,
नीचे क्या है 1.1 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.21 और नीचे बचेगा 0.1। अब देखिए बराबर करने के लिए ऊपर 2 के बाद दशमलव है, नीचे 1 के बाद दशमलव है। तो इसको क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि पॉइंट हटाने पे एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम भाग देंगे 10 से 20 को, तो ये आ जाएगा 2.1। ये इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है, फलन इतने का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रांत कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई इस तरह का फंक्शन दे रखा हो, यानी एफ एक्स के रूप में दे रखा हो, हमें इसका प्रांत निकालना हो या परिसर निकालना हो, तो एक्स के वे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है। परिभाषित का मतलब है अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो ये नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाई के मान होते हैं उनको हम परिसर कहते हैं। तो अब देखिए एक्स के बहुत सारे मान ऐसे होंगे जो परिभाषित होंगे, लेकिन हम केवल वो पता करेंगे कि जो परिभाषित नहीं है, यानी एक्स के वे कौन से मान हैं जिस पे फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ऊपर जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो नीचे है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे 8x प्लस 12, तो गुणनखंड होंगे इसके 6x माइनस के 2x प्लस के 12। यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस के 6। तो गुणनखंड आ गया इसके x माइनस 6 और x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे अपोन में जो लिखेंगे हम इसके, वो क्या लिखेंगे x माइनस 6 और x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान समझिए, x के वे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है। तो अब कौन सा मान ऐसा है x का जिससे कि ये अपरिभाषित हो जाएगा, वो देखिए अगर हम x के स्थान पे यहाँ पे 6 रख दें तो 6 से क्या मतलब 0, और 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और x के स्थान पे हम 2 रखेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, यानी कि 2 और 6 को रख के ये फलन जो आ रहा है वो अपरिभाषित आ रहा है। बाकी x के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो फलन क्या आएगा, परिभाषित आएगा, यानी कुछ ना कुछ मान उसका निकल के जरूर आएगा, यानी निश्चित मान निकल के कोई ना कोई जरूर आएगा। तो यहाँ पे परिसर क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ, इसलिए प्रांत, क्योंकि x के स्थान पर अगर हम 6 रख रहे हैं, ठीक है, तो 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 जीरो, जीरो से भाग दो क्या आएगा, अनंत, और 2 रखोगे तो भी क्या आएगा, अनंत आएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे प्रांत। ठीक है, चूंकि 6 व 2 के लिए फलन अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित है। क्यों है अपरिभाषित, क्योंकि 6 रखोगे तो भी इनफाइनाइट आ रहा, और अगर हम 2 रखेंगे तो भी इनफाइनाइट आ रहा। ठीक है, तो फलन क्या है, 6 व 2 के लिए प्रांत क्या निकालेंगे, 6 व 2 के लिए फलन अपरिभाषित है, अतः प्रांत 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। सभी 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक, वास्तविक का मतलब r, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, 6 व 2 को क्यों है, क्योंकि 6 व 2 के लिए फलन क्या आ रहा है, अपरिभाषित है, अतः प्रांत 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हुआ। तो इसे अगर आपको शॉर्ट में इसका आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, r माइनस 6 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको शॉर्ट में आंसर इसका आप ऐसे लिख सकते हो।
अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब हमें करना क्या है, परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत और परिसर, यानी दोनों ही हमें निकालने हैं। तो प्रांत क्या करते हैं, एक्स के विमान जिसके लिए फलन परिभाषित हो वो प्रांत कहलाता है। अब देखिए ये अंडर रूट में दे रखा, हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है तभी परिभाषित होता है जब वो माइनस में ना हो। ठीक है, तो फलन परिभाषित होगा कि फलन परिभाषित होगा, कब होगा परिभाषित, होगा यदि जब अंदर एनी एक्स माइनस वन जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन जो है ऊपर जो दे रखा हमें फलन एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन तभी परिभाषित होगा जब अंडर रूट एक्स माइनस वन जो हो वो जीरो के बराबर या जिससे बड़ा हो। अगर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो वो अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगी, और अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। और प्रांत क्या होता है, फंक्शन परिभाषित रहना चाहिए। परिभाषित कब होगा, जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसलिए प्रांत, प्रांत क्या हुआ इसका, एक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, इसे ओपन, इन्फिनिटी का हमेशा ओपन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रांत हुआ वन टू इन्फिनिटी। अब इसका परिसर भी निकालना, तो y के जो मान होंगे वो ये कहलाएंगे परिसर कहलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब y जो है क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर या उससे बड़ी होगी लेकिन निगेटिव नहीं होगी। अब हम ये y के जो वैल्यू है वो यहाँ रख देते हैं, इसमें फंक्शन में जो हमें दे रखा है एफ एक्स के स्थान पर क्या रख दिया हमने, y रख दिया। ये जगह अंडर रूट एक्स माइनस वन, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाई की कोई भी, बाई क्या निगेटिव तो रखना ही नहीं है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव आप बाई के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख लो तो एक्स जो है हमेशा परिभाषित ही आएगा, यानी बाई का प्रत्येक मान, प्रत्येक पॉजिटिव मान के लिए एक्स जो क्या है परिभाषित है। तो इसका मतलब बाई का जो परिसर हो गया, यानी बाई का मतलब परिसर, परिसर जो हो गया वो क्या आ गया, सभी वास्तविक संख्याओं का, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी इसको हम ले सकते हैं जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वाली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, देखिए ये जो रिलेशन आया है इसमें आप बाई की कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो एक्स जो आएगा वो परिभाषित आएगा, लेकिन यहाँ पर हम बाई के स्थान पे वो निगेटिव नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा अंडर रूट में, यानी यहाँ पे प्लस दे रखा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है बाई की। ठीक है, क्योंकि बाई की हम पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रख दें यहाँ पे तो एक्स जो आएगा वो परिभाषित आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो परिसर हो गया वो जीरो से इनफाइनाइट, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन में 5 में करना क्या है, हमें ये दे रखा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए वही है। तो पहले इस क्वेश्चन करने के लिए आपको मोड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि मोड के अंदर कभी भी संख्या जो है, मोड को सोल्व करने के बाद कभी भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर देखो पहले ये पता लगाओ कि x के किन मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित है। आप x के कोई सा भी दुनिया का आप यहाँ पर नंबर रख दीजिए, प्लस का, माइनस का, बटे का, अपॉन का, तो जो एफ एक्स आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी x के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स क्या है, परिभाषित है। अतः इसका जो प्रांत है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि x के प्रत्येक मानों के लिए एफ एक्स क्या है, परिभाषित है। अतः इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात प्रांत बराबर हो गया r। ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब हम देखिए x के स्थान पर हम कोई भी संख्या रख दें, ठीक है, प्लस की, माइनस की, तो एफ एक्स जो आएगा परिभाषित आएगा। क्योंकि परिभाषित आ रहा है इसलिए x का जो प्रांत, f का जो प्रांत हो गया वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, f का प्रांत इज इक्वल टू r।
आर का मतलब है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जैसे ही एक्स के स्थान पे हम कोई भी संख्या रखेंगे मोड की वजह से कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी एफ एक्स के जो मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर क्या कहेंगे, परिसर की कैसा होगा, इसका धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि उपरोक्त जो है वो मापांक फलन है, अतः एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का धनात्मक मान प्राप्त होगा, अतः इसका परिसर इज इक्वल टू धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें भी मैं यही लाइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का मान धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, इस मोड की वजह से, क्योंकि मोड के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो एक्स के स्थान पर आप रख तो सकते हो प्लस माइनस कुछ भी, तो प्लस माइनस सब रख सकते हैं, इसलिए एफ का प्रांत तो आर हुआ, क्योंकि एक्स की वैल्यू को हम प्रांत कहते हैं। लेकिन एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे 16 के जो आएगी एफ एक्स की, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी मोड की वजह से, इसलिए सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, एफ का परिसर कहलाएगा। इसे शॉर्ट में हम आर पॉजिटिव कह देते हैं। अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। तो पहले करना क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले समझिए क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है, मान लीजिए एफ एक्स ये दे रखा, यानी इसकी जो डोमेन है वो एक्स है और जो कोडोमेन है यानी कि रेंज जो है वो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल नंबर है, आर से आर इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर का मतलब y का मान लिखना। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्या बनना है वो मैं लिख लेता हूँ। तो जो फंक्शन है वो बनेगा यहाँ पे एफ एक्स, यानी कि जो y की वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू होती है उसे हम एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना। तो परिसर निकालने के लिए बस इसमें पहले वो पता कर लो कि x का कौन सा ऐसा मान है जिसपे ये फलन अपरिभाषित हो रहा है। ठीक है, अपरिभाषित हो रहा का मतलब वो मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, माना एफ एक्स इजिकल टू वाई, और जहाँ वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो एफ एक्स का मान कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, एफ एक्स का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करके पहले निकालते हैं एक्स। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे, वाई प्लस के वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस के वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे वाई के किस मान के लिए एक्स अपरिभाषित है। अब देखिए 1 माइनस वाई की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ठीक है, 1 माइनस वाई की जगह क्या जाए, 0 आ जाए, तो फलन क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो इसका मतलब जो वाई का मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, वाई की जगह क्या रखते हैं हम, अगर हम 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो 1 को छोड़ के आप वाई के स्थान पे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कैसे रखोगे पॉजिटिव, निगेटिव तो रख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 को छोड़ के सभी धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो इसका परिसर होगा। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। देखिए लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे वाई के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 0, और जब 0 से किसी को भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित हो गया। तो y बराबर 1 पर अपरिभाषित हो रहा है, यानी 1 छोड़ के हम कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ये पॉजिटिव फंक्शन है स्क्वायर की वजह से। ठीक है, और पॉजिटिव फंक्शन होने की वजह से y क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन सा 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 से अपरिभाषित हो रहा फंक्शन। तो y उपरोक्त फलन क्या अपरिभाषित है, कितने पर, 1 पर। तो ऐप का जो परिसर होगा वो 1 को छोड़कर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो परिसर कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में हम आंसर इसका ये लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, लेकिन 1 को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एफ जी आर टू आर, पहले इसका मतलब समझिए ये क्या है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन भी जो है वो जी है। इसकी जो दोनों फंक्शनों की जो डोमेन है वो रियल नंबर है
और इसकी जो कोडोमेन है दोनों फंक्शन की एफ और जी की, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। अब आगे जो एफ फंक्शन है वो ये दे रखा हमें, और जो जी फंक्शन है वो ये दे रखा है, यानी कि एफ फलन ये दे रखा, जी फलन ये दे रहा। द्वारा परिभाषित एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपॉन जी याद कीजिए। तो इसके एक प्रगुण था योग, घटाना और भाग वाला, तो उस प्रगुण का यूज होगा। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे एफ प्लस जी। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ये दिखा देते हैं हम। देखिए एफ प्लस जी ये हमें निकालना, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से यहाँ पे इंटू में एक्स रखेंगे, और प्रॉपर्टी ये होती है एफ प्लस जी जो होता है वो एफ एक्स प्लस के जी एक्स के इक्वल होता है, और एफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वन, और जी एक्स के स्थान पे रखेंगे कितना है, टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स और टू एक्स कितना हो जाएंगे, थ्री एक्स, और माइनस थ्री प्लस वन हो जाएंगे माइनस टू। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा वाला बिल्कुल सेम देखिए ऐसे निकालना, एफ माइनस जी। तो क्या करना हमें, अपनी तरफ से यहाँ पे एक्स लिखना है, और ये प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन अंतर जो होता है उन दोनों के अलग अलग, दोनों फंक्शन के अलग अलग के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा जी एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे वही, क्या दे रखा हमें, एक्स प्लस वन, और जी एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री है, चूँकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसे भी सोल्व करेंगे तो देखिए आएगा माइनस का एक्स, और तीन और एक हो जाएंगे चार। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला है एफ अपॉन जी। तो देखिए एफ अपॉन जी की ये प्रॉपर्टी है, तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के यहाँ रखेंगे एक्स। तो जो एक्स होगा वो ऊपर वाला फंक्शन जो है वो भी एक्स में होगा, और जो नीचे वाला फंक्शन होगा जी ये भी एक्स में होगा। अब देखिए एफ एक्स कितना दे रखा हमें, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन, और जी एक्स दे रखा हमें टू एक्स माइनस थ्री। ठीक, तो ये इसका, इससे बस ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन क्या, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कि f, यानी कि f का मतलब ये फंक्शन हमें दे रखा है, कैसा फंक्शन है कि इसकी जो डोमेन है वो एक है, और रेंज क्या है वो भी एक है। डोमेन 2 रेंज 3, डोमेन 0 रेंज ये। जेड से जेड का मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इंटीजर है, और जो कोडोमेन है वो भी इंटीजर है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी परिभाषित एक फलन है, जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित कीजिए। तो दो बातें हमें इसमें निकालनी है, एक तो ये बताना है कि ये एक फलन है, और ये भी बताना है ए बी के मान क्या होंगे। अगर वास्तव में ये फलन है तो x के निश्चित मान के लिए y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, यानी यूनिक मान प्राप्त होना चाहिए। x के एक ही वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दे रखा है f 1,1 और है 2,3 0, -1 और -1, -3। ये हमें फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, हमें दिया है क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ये एफ एक्स का मतलब होता है बाई, यानी एफ एक्स को हम रेंज भी बोलते हैं। जब एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखिए जब एक्स इक्वल टू 1 है तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये एफ एक्स होता है। एफ एक्स कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। पहला एक्स को बोलते डोमेन, एफ एक्स या वाई बात एक ही है, इसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। तो अब हम देखिए एफ एक्स के स्थान पे हमने 1 रखा, और एक्स के स्थान पे क्या रखा, 1। तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, यानी कि ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये डाल दी हमने इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या लिखा, x बराबर 2 तथा एफ एक्स कितना है इसमें, x बराबर 2 है, एफ एक्स बराबर 3। अब देखिए x के स्थान पर 2 रखेंगे और एफ एक्स के स्थान पर 3, कहाँ पर, इसमें। तो एफ एक्स के स्थान पर हमने देखिए 3 रखा, x के स्थान में क्या रखना है, हमें 2 रखना है।
तो यहाँ से फिर एक समीकरण बनेगी, ये हो जाएगी 2a + b = 3, जाएगी इक्वेशन 2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से। तो सॉल्व करने के लिए पहले देखिए यहाँ माइनस कर देंगे, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, 2 माइनस फर्स्ट। तो इसके लिए क्या करना, पहले लिखेंगे ऊपर नीचे देखिए 2a + b = 3, और नीचे क्या है, a + b = 1। और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं यहाँ पे, ऐसा सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग, बात एक ही है। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, a बचेगा। यहाँ 3 में से 1 गए 2, a की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब इस a के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में देखिए a के स्थान पर हमने 2 रख दिया, और प्लस b = कितना है, 1। तो यहाँ से v = कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1, यानी जो b आ गया -1 हो गया, ठीक है। मुझे ए बी की वैल्यू मालूम हो गई। तो फंक्शन क्या हुआ, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक, यहाँ से f(x) = कितना, ax + b। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए f(x) = ax + b। a के स्थान पे क्या रखेंगे 2, और b के स्थान कितना रखेंगे -1। अब हमें ये बताना है, इसलिए अब हमें ये बताना है कि ये जो है फंक्शन है। अगर वास्तव में फंक्शन है तो लास्ट बाद की जो 2 वैल्यू बची हैं, कौन सी वाली, ये वाली, इसके लिए फलन जो है परिभाषित होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम x के स्थान पे आप रखेंगे 0, तो सोल्व के -1 आना चाहिए। अगर आएगा तो सही है, देखिए सोल्व करा -1 आ गया। अब x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, x के स्थान क्या रखा, -1 रखा, और फिर देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, वो कितनी आनी चाहिए, सोल्व के -3 आनी चाहिए। अगर -3 आ गई तो इसका मतलब ठीक है, अदरवाइज गलत है। कितना है ये है -1, तो कितना हो गया ये, -2 -1 = आ गया -3, ठीक है। कितना हो गया, -3। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू के लिए y की जो एक निश्चित वैल्यू आ रही है, यानी परिभाषित वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब f(x) ये जो है कैसा है, फंक्शन, f जो फंक्शन है वो एक फलन है, ठीक है। जो संबंध है f वो एक फलन है, इसलिए f(x) = 2x - y एक परिभाषित फलन है, एक परिभाषित फलन है। तो ये चीज़ हमें लास्ट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी ये हो गई, b की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ से ये चेक भी हो गया कि फंक्शन कैसा है, परिभाषित है, 2x - 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसे देखते हैं कि इसमें है क्या। एक r यानी रिलेशन हमें दे रखा, कैसा रिलेशन है कि डोमेन उसकी a है और रेंज क्या है, b है। ए और बी दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, और इन दोनों में जो रिलेशन है वो ऐसा दे रखा है कि दूसरा वाला जो b है वो उसका जो वर्ग है वो a के बराबर है। क्या रिलेशन है कि दूसरे वाले का जो वर्ग है वो a के बराबर है। परिभाषित n से n का मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। अब हमें बताना है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं। 3 बातें, 1 2 3। पहली, क्या a, r सभी a बिलोंग्स टू n, ये सत्य है या नहीं है। तो वो हम यहाँ जो संबंध दे रखा है उससे देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो रेंज है उसके स्थान पे a रखेंगे, ठीक है, और जो दूसरा है वो b उसके स्थान पे a रखेंगे। सोल्व करके जो रिलेशन है वो सेम टू सेम आना चाहिए। अगर आ गया तब तो सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन है मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ। कैसे, देखिए रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो ये दे रखा है कि a का जो रिलेशन b से है वो इस प्रकार का है कि
ए जो है वो बी का वर्ग है, ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। और ए क्या है, नेचुरल नंबर है। ए बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। चलिए अब देखिए इस पर लगा देते हैं, ए रिलेटिव ए हमने लगाया। अब इसे सोल्व किया, ए पहले भी ए रखा और बी के स्थान में क्या रखा हमने, ए रखा। अब देखिए यहाँ से क्या ए स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, केवल तब हो सकता है ए स्क्वायर के इक्वल जब ए जीरो हो, लेकिन जीरो इसके अंदर ले नहीं सकते क्योंकि एक ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है। चूंकि ए एक नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए जो ए होगा कभी भी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देखिए अगर यहाँ पे सभी के लिए कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे ए के स्थान पे वन रख दें तो देखिए इक्वल हो सकता है ए वन, वन का स्क्वायर जब करेंगे तो वन, ठीक है। लेकिन क्या करा, सभी के लिए ए बिलोंग्स टू एन, यानी दो रखोगे तो यहाँ दो आएगा, यहाँ पर चार आएगा, तो ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। या जीरो रख दोगे तो हो जाएगा, तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इसलिए ये कैसा है, असत्य है। बात समझ में आ गई, असत्य क्यों हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर का इक्वल नहीं हो सकता सभी एन के लिए, कुछ के लिए तो हो जाएगा, इसके लिए ए वन के लिए हो रहा, और वन से नहीं सभी के लिए कह रहा, सभी का मतलब जितने भी नंबर है सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसी का देखिए बी पार्ट है, बी पार्ट को देखते हैं कि बी क्या कह रहा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, ये है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा बी जो है रियल नंबर है, तो क्या बी कोमा ए भी रियल होंगे, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें बताना है। ये अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए और बी जो संबंध में है, तो क्या इसके अपोजिट भी संबंध बना रहे हैं जो हमें दे रखा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए जब ए रिलेशन बी है तो क्या संबंध है, ये संबंध है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी क्या, दोनों ही रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसका उल्टा करके देखो, जब बी रिलेशन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए के स्थान में बी कर दो, बी के स्थान पे ए कर दो। अब ये दोनों सेम है क्या, दोनों ही देखिए डिफरेंट है, ये ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों ऊपर कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो कैसे हो गए, क्योंकि सेम टू सेम होते हैं तो बिल्कुल सेम एक जैसी कंडीशन आनी चाहिए, यानी बी पे ही स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन, देखिए तीसरी को हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो इसका देखिए तीसरा पार्ट क्या है, ए बी अगर संबंध बना रहे हैं, बी या सी भी संबंध बना रहे हैं, तो क्या ए या सी भी संबंध बनाएंगे, कौन सा वाला, जो हमें ये दे रखा है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं फिर। तो चेक करने के लिए क्या करना है हमें, जो हमें रिलेशन दे रखा है पहले वो लिखेंगे। रिलेशन क्या दे रखा कि ए का बी से जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि पहला जो है वो दूसरे के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बी और सी में बनाएंगे। बी और सी का जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के वर्ग के इक्वल है, ठीक है। अब इनकी हेल्प से क्या तीसरा वाला ऐसा ए प्राप्त हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए इस बी को उठा कर मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ देखिए मैंने बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, तो बी के स्थान पे क्या रख दिया मैंने, सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा, सी की पावर 4 आ रहा। तो रिलेशन क्या बनना है यहाँ पे, ये बनना है ए रिलेटिव सी स्क्वायर बनना, जबकि क्या बनना चाहिए, ए रिलेटिव सी बनना चाहिए। अब बन क्या रहा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू सी। अगर ऐसा हो तो पहला जो है दूसरे के वर्ग के इक्वल हो जाएगा, ऐसा तो बनना है, लेकिन नॉट इक्वल टू ए रिलेशन सी। अतः कैसा हो गया ये, असत्य। अब देखिए इसमें ये भी कहा है कि प्रत्येक दिशा में अपने उत्तर का औचित्य लिखो, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। तो ये औचित्य भी ये हमने करके दिखा दिया यहाँ पे, यही औचित्य हो गया। जो पहले वाला था उसमें भी हमें देखिए ये लाइन यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि दोनों में दोनों प्रतिबंध समान नहीं है,
अतः कैसा है, ये असत्य है, क्योंकि a इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दोनों कैसे हो गए, असत्य हो गए, इसलिए क्या हो गया, ये समान नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना। देखिए एक समुच्चय हमें ए दे रखा है, दूसरा समुच्चय बी दे रखा है, और एक ये संबंध दे रखा है, ठीक है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य? अब हमें बताना है कि जो ऐप दे रखा क्या वो एक संबंध है। तो वही संबंध पता करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संबंध कैसे कहते किसे। अगर वास्तव में ये संबंध है तो इसके सभी एलिमेंट जो होने चाहिए वो ए क्रॉस बी में होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, अगर उसके अंदर ये सारे अवयव आ गए तो हम कहेंगे एफ ए से बी में एक संबंध है, ठीक है। उसके बाद ये भी बताना है कि एफ ए से बी में एक फलन है। कोई भी संबंध फलन तब होता है जब उसके पहले अवयव एक जैसे ना हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखिए 2 9 और यहाँ पे 2 पे 11, यानी कि प्रथम अवयव देखिए 2 9 और 2 11 के प्रथम अवयव एक जैसे हैं। इसका मतलब ये जो संबंध है वो फलन नहीं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया। तो देखिए मैंने ए क्रॉस भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें संबंध दिया हुआ है ये वाला, तो 1,5 देखिए 1,5 ये है, ठीक है। दूसरा है 2,9 2,9 2,9 देखिए ये है, और तीसरा है 3,1 3,1 ये आ गया। उसके बाद है 4,5 4,5, और फिर देखिए 2,11 और 2,11, यानी कि दिए गए संबंध के सभी अवयव जो है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है ए से बी में संबंध है। तो इसे हम लिखेंगे चूंकि एफ इज ए सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि एफ के जितने भी अवयव है वो सब क्या है, ए क्रॉस बी में है, इसलिए क्या लिखेंगे, एफ ए से बी में संबंध है, इसलिए एफ ए से बी में एक संबंध है। ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ जो है ए से बी में क्या है, एक संबंध है। क्यों है, क्योंकि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ के जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। अब सेकंड वाले को लिखना, देखिए सेकंड वाले में हमें क्या लिखना, सेकंड वाले में लैंग्वेज हम लिखेंगे संबंध कौन सा, 2,9 और दूसरा 2,11 संबंध 2,9 2,11 के प्रथम घटक बोल दीजिए या बोल दीजिए प्रथम घटक समान नहीं, एक समान है, एक समान है, अतः एफ ए से बी में एक फलन नहीं। तो ये वाली लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, फलन नहीं, ठीक है। तो संबंध ए 2,9 2,11 के प्रथम घटक एक समान है, अतः एफ ए से बी में एक फलन नहीं है। क्योंकि फलन तभी होता है जब इसके पहले अवयव सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कौन से वाले में, इस वाले में, और इसमें क्या है, प्रथम अवयव एक जैसे हो गए, इसलिए ये फलन नहीं है। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे है, क्या है पहले इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक एफ दे रखा हमें और इसमें ये रिलेशन है, ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए इंटू बी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का प्लस हो रहा है। ए बी जो कैसे हैं, जेड, जेड का मतलब इंटीजर है, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। यानी कि जो एफ है वो जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या है, एक संबंध है वो। क्या एफ जेड से जेड एक फलन है? अब संबंध तो है ये, क्यों है, क्योंकि हमें कह दिया कि ये जो है जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है।
यानी ये हमें संबंध तो दिया हुआ है, क्यों दे रखा, क्योंकि जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। अब ये बताना क्या ये फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। अगर वास्तव में फलन है तो x के प्रत्येक मान के लिए y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, यानी यूनिक मान प्राप्त होना चाहिए। डोमेन के लिए रेंज जो आनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसा नेचुरल नंबर देखें जिसमें एक ही वैल्यू देने पर मतलब एक ही वैल्यू देने पर दो अलग अलग मान आ जाए, यानी एक ही की दो इमेज बन जाए। तो ऐसा हमें इसमें तलाशना पड़ेगा। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ये बनाया है। अब यहाँ पर ज़रा देखेंगे कि ये फलन है या नहीं है। तो हमने बताया था कि फलन तब होता है जब यूनिक एलिमेंट बने। तो यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, a बराबर जो ले लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है। और b बराबर क्या ले, क्योंकि z क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर में 0 भी आता है। और b ले लेते हैं 1। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो a भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 0 × 1 = 0, यानी कि पहला जो आ गया ये 0 हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, अब निकालेंगे हम a + b। a + b निकालेंगे, 0 + 1 16 का आया 1, यानी कि 0 की जो इमेज बन गई वो कैसी बन गई, 1 पे बन गई, ठीक है। अब दोबारा हम पुनः, अब देखिए हम a बराबर तो 0 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें ये दिखाना है कि ये सभी के लिए होना चाहिए सेटिस्फाई। b के स्थान पर हमने 2 ले लिया। जब ऐसा लेंगे तो a भी कितना आएगा, a भी आएगा 0 × 2 = 0, यानी 0 ही आया। अब a + b निकालेंगे, a + b निकालेंगे, 0 + 2 = 2, कितना आया, ये तो 0 ही रहा, लेकिन ये कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, 2 बन रही है, ठीक है। अब इसी तरह से आप और भी ले सकते हो, जैसे a बराबर 1 ले लिया आपने, b बराबर 1 लिया, तो a भी कितना होगा, a भी हो जाएगा आपका 1 × 1 = 1, ठीक है, यानी कि 1। और यहाँ पे देखिए अब a = दूसरा, अब यहाँ पे a + b निकालेंगे, a + b, a + b निकालेंगे तो 1 + 1 कितना आया, ये 2 आ रहा, 16 कितना आया, 2 आया। तो 1 की इमेज कितनी बननी है, 2 बननी है, यूनिक बननी है। इन 2 की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन 1 की 2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 की 2 इमेज बन गई, 1 और 2। इसी तरह से आप और भी ले सकते हो, a बराबर 1, कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह आप चेक कर दे सकते हो। तो हम यहीं पे फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध बनना, क्या बना, यहाँ पे देखिए क्या बना, संबंध, यहाँ लिख देता हूँ, संबंध कौन सा, 0,1 और 0,2 के प्रथम अवयव समान है कि प्रथम घटक, क्या लिखेंगे, प्रथम घटक समान है, अतः यह फलन नहीं, अतः यह फलन नहीं है। तो ये वाली बात हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 0 लिया, 1 लिया, फिर 0 3 लेकर देख लें, यानी 0 के साथ लेंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। और जबकि ये कह रहा है कि सभी के लिए होनी चाहिए, तो संबंध तो है ये, लेकिन फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पर 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी कि प्रथम अवयव एक जैसे हैं और जो रेंज है वो अलग अलग आ रही है। जबकि ऐसा नहीं आनी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वो लास्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या, पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक हमें ये समुच्चय दे रखा है a से n, a से n का मतलब इसकी जो डोमेन है वो तो ये लेनी है, 9 10 11 12 13, लेकिन ये जो कोडोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। fn एक महत्तम अभाज्य गुणांक है, यानी कि यहाँ पर जो n के स्थान पर हम जो रखेंगे तो जो 16 का आएगा वो महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, महत्तम अभाज्य गुणांक परिभाषित है। तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब पहले हम इसमें जो संबंध बनेगा वो बनाएंगे, और संबंध का जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं परिसर। तो देखिए पहले हम संबंध बनाते हैं, क्या क्या संबंध बनेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, देखिए संबंध हमारा ये है,
ए के स्थान पे तो हमें रखना 9, 10, 11, 12। तो संबंध है हमारा एफ ए टू एन, कैसा है ये वाला, एफ एन इज इक्वल टू एन। अब इसमें कौन सा लेना, महत्तम अभाज्य गुणांक लेना। क्या लेना है इसमें, महत्तम अभाज्य गुणांक, महत्तम अभाज्य गुणांक। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसके स्थान पर रखेंगे 9, तो 9 रखा तो 16 का 9 ही आएगा। अब इसमें क्या लेना हमें, महत्तम अभाज्य गुणांक, तो भी इसे टुकड़े करेंगे इसके, तो क्या होंगे इसके गुणे 1 गुणा 3 गुणा 3, तो महत्तम अभाज्य गुणांक क्या हो गया इसका, 3 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे, इसके अंदर 16 का लिखेंगे, महत्तम अभाज्य गुणांक कितना जाएगा इसका 3, यानी कि हमें जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो संबंध बनेगा, रिलेशन, वो बनेगा 9,3, क्योंकि महत्तम अभाज्य गुणांक लेना। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं। अब हम रखेंगे क्या, 10 रखेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। अब इसके टुकड़े करेंगे, क्या आएगा 1 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणांक कौन सा है, अभाज्य का मतलब जिसका केवल एक गुणनखंड हो। अब महत्तम वाला लिखना, तो महत्तम अभाज्य गुणांक, तो इन दोनों में सबसे महत्तम कौन सा है, 5 है। तो इससे क्या रिलेशन बना, 10,5। ठीक है, अब क्या लिखना है, इसके बाद लिखना 11, तो 11 क्या टुकड़े करेंगे 11 के, तो वही रहेंगे। महत्तम अभाज्य गुणांक कितना हो गया, 11 पे 11 ही हो गया। इसी प्रकार से अब हम और भी निकालेंगे। अब निकालते हैं 12 पे, तो 12 पे करेंगे आएगा 12, और 12 के टुकड़े करेंगे 1 गुणा 2 2 3 6 6 दूनी 12। अब इसमें सबसे महत्तम कौन सा है, तो हमें जो रिलेशन बनाना है वो कैसे बनाना है, रिलेशन इस तरह से बनाना है कि 12 रखने पर महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, यानी कि 3 लेना। अब उसके बाद आ गया 13, तो 13 रखेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। इसके टुकड़े करेंगे 1 × 13, महत्तम अभाज्य गुणांक कितना हो गया, 13 ही हो गया। ठीक है, अब क्या बताना हमें, इसका परिसर। परिसर कौन सा होता है, संबंध का सेकेंड अवयव। तो संबंध का एक तो संबंध हमारा ये बना 9, 3 का, दूसरा संबंध बना ये वाला, तीसरा बन गया ये वाला, चौथा बना ये वाला, और ये, और संबंध का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो हमें क्या पूछा है, इसका महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। इसलिए एफ का परिसर, तो एफ का परिसर क्या हुआ, एफ का परिसर हुआ, पहले हुआ 3 क्योंकि महत्तम अभाज्य गुणांक लेना, दूसरा हुआ 5, फिर 11, और उसके बाद इसमें कितना महत्तम अभाज्य गुणांक 3 पहले हम ले चुके हैं क्योंकि रिपीट नहीं करना, फिर आ गया 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3, 5, 13, ये इसका आंसर हो गया, 3, 5, 13, 3, 5, 13, 3, 5, 11, 13। ठीक है, ये आंसर का आंसर हो। तो यहाँ पर देखिए हमने विविध प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान तरीके से करा दिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो हम टेस्ट भी इस ग्रुप में लेते हैं, और उस टेस्ट का जो लिंक है वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।